हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम आपके लिए एक रचनात्मक जैसे कार्य जो हमारे शुरू होंगे उसमें हम सबसे पहले आपको जैसे रचनात्मक कार्य आपके कौन कौन से आने वाले हैं, जैसे कि चित्र वर्णन हुआ, अपठित गद्यांश हुआ, पत्र लेखन हुआ, आपका अनुच्छेद लेखन हुआ, ये तीनों चारों जो चीजें हो और संस्कृत का हमारा हिंदी से संस्कृत में जो अनुवाद करते हैं वो ये चारों पांचों चीजें अब अपन शुरू कर लेते हैं। जबकि हमारी ग्रामर की और जो चीजें व्याकरण की चीजें हम पूरी कर चुके हैं, प्रत्यय हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो अब रचनात्मक कार्य पर चल रहे हैं जिसमें कि हम आज पढ़ने वाले हैं चित्र वर्णन, कि एक चित्र दिया होता है उसका हम किस प्रकार से वर्णन करते हैं। देखिए, जब हम अपनी व्याकरण पढ़ चुके हैं तो अब हमें यहाँ पर अनुवाद करने में या फिर किसी भी छोटे छोटे वाक्यों को एक चित्र को देखकर बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि पहला चित्र हमारा कैसा है। ऐसा आपको चित्र दिया होगा जिसमें कि आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज का चित्र हो सकता है और उसमें हमें एक मंजूषा दी रहती है। मंजूषा यानी कीवर्ड, यानी जहां पर आपको सहायता के लिए छोटे छोटे से शब्द दिए रहते हैं कि भाई इनकी सहायता से आप इस चित्र का वर्णन कीजिए कि ये चित्र क्या है। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे हम कि चित्रम आधृत मंजूषा गतः, यानी मंजूषा से पद सहायता, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से च संस्कृतेन, और क्या करना है, संस्कृत के द्वारा पंचवाक्यानि लिखत, 5 वाक्यों को लिखिए। कितने वाक्यों को लिखना है आपको? 5 वाक्यों को लिखना है। 5 वाक्य भाई हम इसको देख के आराम से कह सकते हैं। अगर हिंदी में बात कहें, सबसे पहले अपन हिंदी में लिखते हैं, कहेंगे कि यह एक उद्यान का चित्र है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं ना कि ये एक चित्र कैसा है, यह एक उद्यान का चित्र है। ठीक है, उद्यान में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं या फिर सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि उद्यान में बच्चे खेल रहे हैं, एक लड़की झूला झूल रही है, अनेक यहाँ पर वृक्ष और पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर देखें, आप देखिए ये आम का वृक्ष दिख रहा है तो आप कह सकते हैं कि आम के वृक्ष पर एक चिड़िया भी बैठी हुई है, चिड़िया बोल रही है ना। अब हम इनको ही, हमें इसको संस्कृत में कैसा करना है, पहले हिंदी में लिखिए फिर उसके बाद अपन उसको संस्कृत में परिवर्तित करते हैं तो वो चीज जल्दी आसान हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप किन के बारे में बता सकते हैं कि पेड़ों पे बहुत सारे पुष्प भी हैं, आम के वृक्ष पर फल भी लगे हुए हैं, बता सकते हैं कि नहीं। एक जो लड़की है वो किसके पीछे भाग रही है, तितली के पीछे भाग रही है। देखिए तितली का भी लिखा हुआ है, यानी तितली के पीछे भाग रही है, तितली को पकड़ रही है। इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, पहले एक, हम हमेशा कहते हैं चित्र वर्णन, चाहे हमने 9th में सिखाया हो, चाहे आपको 10th में बताया हो या 6th में बताया हो, हमने हमेशा यही कहा है कि अपन को पहले देखते से ही सीधा संस्कृत पे नहीं कूद पड़ना है। ठीक है, पहले अपन क्या करना है, एक रूपरेखा के हिसाब से हिंदी में अपने 5 वाक्य बना लीजिए, सरल सरल बना लीजिए। किसी ने ये नहीं कहा है, कह रखा है कि आप बहुत कठिन बनाइए। यहाँ पर देखिए इनमें ही हमें सहायता मिल जाएगी। लिखा हुआ है अनेके, यानी बहुत सारे, आम्राणी, आम्राणी यानी आम, एक नहीं बहुत सारे हैं। देखिए तो यहाँ पे आम्रम, आम्रे, आम्रे और आम्राणी, आम्र, आम जो शब्द है वो कैसा है, आम्र का अर्थ क्या होता है, आम, जिसको हम इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। ठीक है भाई, थोड़ी आज सर्दी हो रही है तो ऐसे आवाज आएगी तो मत सोचिएगा कि मैम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो आम्र जो शब्द होता है वो कैसा होता है, नपुंसक लिंगवाची होता है और उसका जो बहुवचन यहाँ पे इन्होंने लिख ही दिया है, आम्राणी। पुष्प पादप, यानी पुष्प पादप का अर्थ क्या हुआ, फूल के पौधे। चटका यानी चिड़िया। आम्र वृक्षे यानी आम के वृक्ष के ऊपर। हाँ, अनुसरती, अनुसरती यानी अनुसरण कर रही है, पीछे भाग रही है। देखिए यहीं से हमें वाक्य मिल रहे हैं, यहीं पे आपको सहायता से हमें वाक्य बन जाएंगे। बालिका, बालिका एक, ये क्या कर रही है, बालिका। अनुसरती किसका कर रही है, तितली का, तितली का। लीजिए आ गया। खगः शोभते, खग शोभित हो रहे हैं। कहाँ पर पक्षी शोभित होते हैं, वृक्षों पर होते हैं। दोला यानी हमारा झूला हो गया, ये
हो गया। यहाँ पे उद्यानस्य, ये उद्यान का, कूजति यानी बोल रही है, अब कौन बोलेगा भाई, चिड़िया ही तो बोलेगी। तो यहाँ पे देखिए अपन को यहाँ इन शब्दों से ही हमें बहुत सारी चीजें मिल गई कि हम इन्हीं की सहायता से आराम से अपने वाक्यों को बना सकते हैं। तो चलिए, हमने इसीलिए कि भाई जितना कि लिखने में अपना समय निकल जाता है, तो उसको हम आपको समझाते जाएंगे, उससे जल्दी ही आपका काम भी पूरा होगा और अपनी वीडियो भी कम समय में अच्छी चीज आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था कि क्या कहेंगे कि हम यह एक उद्यान का चित्र है, या आप कहेंगे यह उद्यान का चित्र है। अब उद्यान जो हमारा है, उद्यान जो शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? वो नहीं है, नपुंसकलिंग है। उद्यान का क्या बताइए कौन सा लिंग बनेगा? उद्यान हमारा भाई उद्यान हो गया हमारा नपुंसकलिंग। तो उद्यान शब्द को जब हम उसका नाम बता रहे हो, तो नाम बताने के लिए कौन सी विभक्ति लगाते हैं? प्रथमा विभक्ति। तो हम उद्यान को क्या कहेंगे? उद्यानम। ठीक है। फल को क्या कहते हैं? फलम। पुस्तक को क्या कहते हैं? पुस्तकम। ठीक है। जितने भी नपुंसक लिंगवाची, अब एक है तो इसीलिए उद्यानम, दो होते तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन उद्याने कह देते, बहुत सारे होते तो उद्यानानि कह देते। फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, हमारा पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो भाई आप देख रहे हैं कि जब हमारा नपुंसक लिंगवाची कोई भी एक शब्द होता है तो उसको हम मा हलंत के द्वारा उसको संबोधित करते हैं, प्रथमा विभक्ति में उसका रूप बना देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? यह उद्यान है, यह एक उद्यान है। अब नपुंसक लिंग के लिए हमने यह शब्द के आपको शब्द रूप याद करवाए हैं, जिसमें कि हमारा अगर लड़का होता है तो हम एषः कहते हैं, यह लड़का है। अगर लड़की होती है तो एषा कहते हैं कि यह लड़की है। और वहीं किसी नपुंसक लिंगवाची शब्द के लिए क्या कहते हैं हम? एतत्। क्या कहते हैं? एतत्। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एतत् यह। अब आप इसको दो तरह से बता सकते हैं कि एतत् एकम यानी एक। अब एकम क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा उद्यान है, चाहे तो मां हलंत के साथ में लिख दीजिए या अनुस्वार लिख दीजिए, एक ही बात है। एतत् एकम उद्यानम अस्ति, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, यह एक उद्यान है। तो उद्यान शब्द का जब हम किसी भी संज्ञा शब्द का नाम बताते हैं तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, और उद्यान एक है इसीलिए एक वचन का रूप लगाया। और एक शब्द में भी एक जो होता है, गिनती जो होती है, संख्या जो एक होती है, वो भी भाई लड़के के लिए बनता है एकः बालकः। पुल्लिंग के लिए क्या बन जाता है हमारा? एकः। लड़की होती तो कहते एका बालिका, क्या लिख देते? एका बालिका। और भाई उद्यान हमारा नपुंसक लिंग है तो उसके लिए लिखेंगे हम एकम। तो एक शब्द के भी अलग अलग रूप बन जाते हैं। एक का पुल्लिंग के लिए अलग बनता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनता है, नपुंसक लिंग के लिए अलग बनता है। एकम, अब उद्यान एक है इसीलिए कहा एतत् यानी यह, एकम एक, उद्यानम, और है को क्या कहेंगे? अस्ति। अब अस्ति के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि अस्ति पुल्लिंग के लिए अलग आएगा, स्त्रीलिंग के लिए आएगा, या नपुंसकलिंग के लिए अलग आएगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों के लिए अस्ति यानी है का अर्थ हमारा वही रहेगा। तो आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एतद् एकम उद्यानम अस्ति, यह एक उद्यानम है। ठीक है। तो और दूसरा क्या बता सकते हैं कि यह एक उद्यान का चित्र है। अब इसी को अपन ने दूसरी तरह से क्या लिखा? यह एक उद्यान का चित्र है, यह एक उद्यान का चित्र है। अब इसको संस्कृत में कैसे बनाया हमने? यह, अब किसके लिए यह लग रहा है? उद्यान के लिए। उद्यान नपुंसक लिंग है तो यह बन गया हमारा एतत्। एक उद्यान, एक शब्द किसके लिए आ रहा है? उद्यान के लिए, तो हो गया हमारा एकम। उद्यान को हम क्या कहेंगे? उद्यान। अब उद्यान के साथ में अब हमने का शब्द जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? का। और का की के का बोध लगाने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ती है। और भाई जो नपुंसक लिंग शब्द जो होते हैं वो तृतीया से सप्तमी तक बिल्कुल पुल्लिंग जैसे लगते हैं, बिल्कुल पुल्लिंग जैसे, बालक जैसे चलते हैं। तो उद्यान को भी बालक जैसा षष्ठी विभक्ति में बनाइए तो क्या बनेगा? जैसे बालक बन जाता है बालकस्य यानी बालक का, वृक्ष का, विद्यालय का,
यानी नपुंसकलिंग और पुल्लिंग इनका षष्ठी विभक्ति में जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, स्य लग जाता है। तो ये हो जाएगा उद्यानस्य, यानी उद्यान का चित्र है। अब चित्र शब्द कैसा होता है हमारा, नपुंसकलिंगवाची, तो हम कहेंगे चित्रम, और है को कह देते हैं हम संस्कृत में अस्ति। है के भी थोड़े अर्थ, तो देखिए अपनी दो तरह से अपन इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहला होता है किसी भी चित्र का आपको इंट्रोडक्शन देना, उसका परिचय देना कि यह किस चीज का चित्र है। तो एक लाइन तो आपकी यही बन जाती है कि एतत् एकम उद्यानम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, यह एक उद्यान का चित्र है, या एतत् एकम उद्यानम अस्ति, यह एक उद्यान है। बन गया। कैसे बनाया, हमने जो चित्र देख रहे हैं वो जिस चीज का चित्र है उसका लिंग पहचान लीजिए, उसी के हिसाब से विभक्ति लगा के उसका परिचय हो गया। ठीक है। अब कहते हैं एका बालिका दोलाम दोलयति, एक बालिका क्या कर रही है, यहाँ पर झूला झूल रही है। उद्यान का चित्र बता दिया, अब उसमें होने वाली चीजों को हम बता देंगे। एक लड़की, अब एक लड़की है तो बालिका के लिए अभी हमने क्या कहा था, एक शब्द के लिए अगर किसी बालिका के लिए या स्त्री के लिए, स्त्रीवाचक शब्द के लिए एक प्रयोग हो रहा होगा, एक चिड़िया, एक लड़की, एक स्त्री, एक शिक्षिका, एक अध्यापिका, तो उन सब के लिए एक जो शब्द है वो बन जाएगा एका। क्या बन जाएगा, एका। तो हमने कहा एका बालिका, एक लड़की, दोलाम यानी झूला को, दोलयति झूल रही है। ठीक है। अब ती क्यों लगाया, क्योंकि बालिका कैसी है, एक है। बालिका कौन है, एक है, और झूल रही है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम चित्र का सामने ही वर्णन कर रहे हैं और हमें चित्र में करती हुई दिखाई दे रही है, तो ये प्रेजेंट की बात है। अब झूल रही थी कभी हमने देखा था, ऐसी बात नहीं, झूलेगी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी प्रेजेंट की। तो जो भी हम वर्णन करेंगे वो सब कैसा करेंगे, हम अपना लट लकार में करेंगे। तो झूलने को क्या कहते हैं, बोले झूलने को कहते हैं, दोला शब्द से ही दोलयति बन जाता है। झूला, झूलना, झूला शब्द से ही झूलना शब्द बना, तो कहा दोलय शब्द लगा दिया, दोलय। और अब बालिका है, बालिका प्रथम पुरुष में आती है, और एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन की विभक्ति क्या लग जाएगी हमारी, ती। ती तह अंति, तो ये हो गया दोलयति। क्या बन गया, दोलयति। तो हमारा क्या बना, एका बालिका दोलाम दोलयति, एक बालिका झूला झूल रही है। अब अन्य और दूसरी, और दूसरी, अच्छा इसको आप अन्य के साथ में एक बालिका शब्द भी और जोड़ सकते हैं, अन्य बालिका। अन्य शब्द से पता चल रहा है कि एक लड़की झूला झूल रही है और दूसरी तितली को के पीछे भाग रही है। देखिए ये तितली के पीछे भाग रही है, तो पीछे पीछे जाने का को क्या कहते हैं, अनुसरण करना। क्या कहते हैं, अनुसरण करना। और अनुसरण करने को अब लड़की, फिर से देखिए एक है, तो अनुसरण जो शब्द है उसमें भी हम क्या लगाएंगे, उसका जो रूप बनाएंगे, क्रिया का जो धातु रूप बनाएंगे वो भी कैसा बनाएंगे, लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में, क्योंकि लड़की एक है। दो होती तब हम द्विवचन लगाते, प्रथम पुरुष लगाते लेकिन द्विवचन लगाते, लेकिन यहाँ पे हम एक वचन लगाएंगे। तो हम कहेंगे अन्य यानी दूसरी। अब यहाँ पे भी देखिए अन्य शब्द आ जाता है, अन्य बालकः, बालक के लिए जो अन्य शब्द होगा वो क्या बनेगा, बालक जैसा ही। लड़की के लिए आ रहा है तो बालिका जैसा बन गया। अब ये पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो अन्य हुआ, एक हुआ, ये सब क्या बन रहे हैं, इन संज्ञा शब्दों के विशेषण बन रहे हैं। यानी एक बालिका कितनी है, एक, उसकी विशेषता हो गई कि वो एक है ना। अन्य, दूसरी, अब अन्य शब्द भी क्या बनना है, उसका विशेषण बनना है कि दूसरी बालिका ऐसा कर रही है। तो कौन सी बालिका, दूसरी बालिका। तो ये जो अन्य शब्द है वो क्या बन रहा है, उसका विशेषण। और विशेषण हमेशा जैसी संज्ञा होती है वैसे ही विशेषण बनते हैं। तो ये हो जाएगा अन्य बालिका, यानी दूसरी बालिका क्या कर रही है, तित्तिलिकाम, यानी तित्तिलिका को अनुसरती, अनुसरण कर रही है। क्या कर रही है, तित्तिलिकाम, यानी तित्तिलिका का या तित्तिलिका को अनुसरण कर रही है। तो भाई यहाँ पर हमारा ये भी हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अन्य के साथ में बालिका भी लिख सकते हैं और अच्छे से उसको दिखाना है तब। अब और फिर क्या बता सकते हैं कि वृक्ष पर क्या पक्षी बैठे हुए हैं, ये दो चार पक्षी, भाई वृक्ष है तो पक्षी तो बैठेंगे, तो कह दो, आप बता दो। अब आप क्या कहेंगे कि वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठे हैं, या तो आप ये कहेंगे, या कहेंगे वृक्ष पर पक्षी हैं,
ये कहेंगे। या वृक्ष पर पक्षी शोभित हो रहे हैं। आप किसी भी चित्र को देखकर ऐसे ही तो मन में बोलेंगे। आप क्या कह सकते हैं कि वृक्ष पर पक्षी हैं। ठीक है, बहुत सारे पक्षी हैं। सिंपल सा बिल्कुल सेंटेंस बना दिया कि वृक्ष पर पक्षी हैं। तो आप कहेंगे वृक्ष के साथ में पर शब्द जुड़ रहा है, तो वृक्ष में अब हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? विभक्ति और शब्द रूप हमने क्यों करवाए हैं? वो इसीलिए कि जैसे ही आप अगर पर को देखें तो आप अर्थ उसमें लगा पाए कि वृक्ष शब्द में पर का अर्थ बताने के लिए हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे। हम कौन सी लगाएंगे? सप्तमी। हर एक शब्द रूप के साथ में हमने आपको ये याद करवाया कि इसका अर्थ क्या निकलता है, हर एक विभक्ति का चिन्ह याद करवाया है आपको। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि वृक्ष में पर, तो मैं और पर कहाँ पर आता है? कहते हैं सप्तमी। सप्तमी में पर आता अधिकरण में या पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वृक्ष शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो जैसे वृक्ष कैसा है? हमारा अकारांत शब्द है। एक बच्चे ने हमसे पूछा था उसमें कमेंट में कि मैडम ये बताइए, वृक्ष हमें तो नपुंसक लिंग लग रहा है, तो होना चाहिए। भाई वृक्ष देखने में हमें लगता है कि ये निर्जीव है। क्यों हम वृक्ष को हम पुल्लिंग में लिखते हैं और लता को हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं? क्योंकि भले ही हमें ये देखने में जो वृक्ष है और लता है, ठीक है, वृक्ष और लताएं, इन्हें हम क्यों इसमें रखते हैं? क्योंकि वृक्ष भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि सजीव वस्तुओं में आता है, लिविंग थिंग्स में आता है। और लता जो होती है, लताएं यानी बेलें, ये क्या होती है? ये भी हमें जीवित होती है कि नहीं? इनके अंदर भी बढ़ने की क्रिया हो रही है, ये भी अपने आप को बढ़ाती हैं, इनके भी पत्ते निकलते हैं, इनमें भी मतलब विकास की प्रक्रिया होती है। तो ये जीवित वस्तुओं में आती हैं। इसलिए वृक्ष और लताओं को इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में रखते हैं, नपुंसक लिंग में नहीं रखते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद कहा कि वृक्ष पर पक्षी है। अच्छा, और उसी में फल को और उसके पत्ते को क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो क्या है? इसके भाग है और वो जरूरी नहीं है कि वृक्ष पर लगे ही हो, है ना। फल अलग भी हो सकता है। वृक्ष पर जब तक वो लगा है तब तक वो फल कैसा होगा? तब तक वो फल सजीव होगा। लेकिन उसके बाद अगर वो जब बाहर आता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है वो जब बाहर निकलता है तो, और देखिए वो कब तक? जब तक उसके अंदर विकास तब तक होता है। जैसे ये हमारा आम हुआ, इस चीज को हमने भी बहुत गौर से सोचा इस चीज को कि हाँ ये सही है कि वृक्ष हमारा, इसको हम पुल्लिंग में ले लेते हैं और उसी में जो आम्र होता है वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा नपुंसक लिंग बन जाता है। पुष्प हमारे नपुंसक लिंग बन जाते हैं, फल हमारे नपुंसक लिंग बन जाते हैं। तो भाई इसलिए कि ये तभी तक विकास करते हैं जब तक हमारा वृक्ष रहता है। वृक्ष पर रहते रहते ही विकास करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा वृक्ष पर ही रहे। पुष्प को भी अपन अलग किया जाता है, वृक्ष को भी अलग किया जाता है। जो पुष्प होते हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं, फल का उपयोग कर लेते हैं, किन्हीं की पत्तियों का भी उपयोग कर लेते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि वृक्ष तो जहाँ पे रहेगा वो तब तक सजीव ही रहेगा, है ना। और फिर उसके बाद जैसे ही, अब फल तो अपने बाहर भी हो सकते हैं, अपने सब्जी बेचने वाले के पास भी हो सकते हैं, फल विक्रेता के पास भी हो सकते ना। तो वो सजीव नहीं है, फिर वो सजीव नहीं है, इसीलिए उनको नपुंसक लिंग में रखा जाता है। फूल दुकानों पे बिकते हैं तो क्या फिर वो सजीव है? नहीं, वो निर्जीव हो गए। निर्जीवों की जो श्रेणी होती है वो सभी प्रायः कहाँ रखी जाती है? हमारी नपुंसक लिंग में रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे थे वृक्ष पर। अब वृक्ष शब्द हमारा कैसा है? वृक्ष शब्द जो है वो हमारा पुल्लिंगवाची हो। सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो उसमें लग जाएगा वृक्षे, यानी वृक्ष पर। अच्छा, इसी में ऊपर का शब्द लगाना हो आपको कि वृक्ष के ऊपर लिखा हो, वृक्ष के ऊपर। अगर इसमें ऊपर शब्द लगाना हो तो क्या करेंगे? तब फिर आप कहेंगे वृक्षस्य उपरि। यहाँ पे अगर सिर्फ पर लगाना है तो आप सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, लेकिन इसमें का की के साथ में ऊपर लगाना है तब आप कहेंगे वृक्षस्य उपरि, यानी वृक्ष के ऊपर।
ठीक है, दो तरह से अपन इसको बता सकते हैं। अब पक्षी है तो आप कहेंगे पक्षी, अब है कह रहा है कि बहुत सारी बात बताइए, यानी बहुवचन का रूप बनाइए। पक्षी को संस्कृत में क्या कहते हैं? खग। क्या कहते हैं? खग। और खग शब्द भी, खग जो शब्द होता है वो कैसा होता है? खग कैसा है? अकारांत शब्द है। अकारांत शब्द है तो इसके कैसे बालक जैसे रूप बनेंगे। बहुवचन में क्या बनेगा? खगः, खगौ और खगाह। तो ये हमारा हो जाएगा खगाह। और वहीं पे चटक और चटका। चटक होता है चिड़वा, यानी जो मेल बर्ड होती है उसको चटक कहते हैं। और उसी में जब हमारा एक प्रत्यय टाप होता है वो जब लग जाता है तो उसी को वो चटका यानी चिड़िया बना देता है, जिसको हम फीमेल बर्ड कहेंगे। ठीक है, चटक और चटका, ऐसे ही अज और अजा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बता दिया, इसीलिए हमने क्या बनाया, इसका पक्षी का बहुवचन बनाना था, तो हमने कहा खगाह, वृक्षे खगाह। अब है तो अब हम आपको है शब्द की जरूर आपको बता दें। अकेला एक अगर हो और कब वर्तमान की बात हो रही हो तो आप कहेंगे है। तो है को क्या कहते हैं? अस्ति। ठीक है, अब वहीं पे आपने कहा दो हैं, दो बालक हैं, दो लड़कियां हैं या दो कोई भी है तो उसको आप कहेंगे स्तः। क्या कहेंगे? स्तः। और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे कोई भी हैं, प्रथम पुरुष का कोई भी है, मैं और तुम नहीं हो बस, बाकी प्रथम पुरुष की कितनी भी कोई भी संज्ञा सर्वनाम बहुत सारे हों तब उनके लिए हम लगाएंगे संति। क्या लगाते हैं? संति, जिसका अर्थ हमारा क्या निकलता है? बहुवचन के लिए। ठीक है। कौन से? दो हैं, कोई भी दो चीजों के लिए स्तः लगाएंगे, एक के लिए अस्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे कहा पक्षी है तो यहाँ हम लिखेंगे खगाह और ये हो जाएगा संति। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? वृक्षे खगः शोभते। अब यहाँ पे हमने शोभित की भी बात कर दी कि शोभा पा रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, तो भाई शोभते लिख दीजिए। अब इसमें तीतः अंति क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो शुभ जो धातु होती है वो कैसी होती है? वो हमारी आत्मनेपद की धातु होती है। धातुओं में भी हमने आपको परस्मय और आत्मनेपद की धातुएं बताई हैं। तो लभ, वर्त, हमने बहुत सारी आपको बताई धातुएं। उन सभी में शुभ जो धातु होती है वो भी हमारी कैसी होती है? आत्मनेपद की होती है। तो उसका भी आत्मनेपद में रूप लगाया तो क्या बनता है? ते, एते, अंते। तो क्या लिख देंगे? ते। अब यहाँ पे अगर पक्षी बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे खगाह शोभन्ते। क्या लिख देंगे? शोभन्ते। ठीक है, और अगर हमें एक ही पक्षी दिख रहा है तो हम कहेंगे खगः शोभते। वृक्ष के ऊपर अगर एक ही पक्षी है, अब यहाँ पे अगर एक पक्षी है तो आप लिख दीजिए वृक्षे खगः शोभते, यानी वृक्ष पर खग है। और अगर बहुत सारे, अब इसी को अपन क्या करते हैं? दोनों और तीनों वचनों में बना के देख लेते हैं इस सेंटेंस को, कि जैसे अगर लिखा है वृक्ष पर अगर दो पक्षी दिखे, एक पक्षी दिखेगा तो क्या कहेंगे आप? वृक्षे खगः, ठीक है, वृक्षे खगः अस्ति। अस्ति यानी लिखेंगे वृक्ष पर पक्षी है या फिर शोभते या शोभित हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन में आप है भी लिख सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि शोभायमान करने के लिए बता रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो। अच्छा, वृक्षे का भी ऑप्शन क्या है? हमने क्या बताया कि वृक्ष पर बताना हो तो आप वृक्षे लगा देना, और के बोलना हो आपके वृक्ष के ऊपर तो लिख देना आप वृक्षस्य उपरि। भाई ऐसे वाक्य जरूरी नहीं है कि यही चित्र आए, लेकिन इस प्रकार के उद्यान के चित्र आ सकते हैं। तो अपन उनको किस प्रकार से कैसे कैसे उनके वाक्य बना सकते हैं, सिर्फ अपन को ये लाइन नहीं रटना है, अपन को उसका तरीका सीखना है कि कैसे हम बनाए। तो या तो हम लिख सकते हैं वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्य उपरि, या सिर्फ वृक्षे लिख सकते हैं। एक है तो आप लिख देंगे खगः सन्ति, दो होते तो आप लिख देते खगौ स्तः, या यहाँ हो जाता हमारा शोभेते। ठीक है, और अगर बहुत सारे होते तो यहां हम लिख देते अपना खगाह संति। क्या लिख देते? खगाह संति। यहाँ शोभायमान शब्द का लगाना था तो हो जाता शोभन्ते। क्या हो जाता? शोभन्ते। ठीक है, यानी अब आपने किन किन चीजों की बता दी? उद्यान के चित्र की बात बता दी, झूला पे झूल रही है उसको बता दिया, इसके पीछे दौड़ रही है उसको बता दिया, आपने इस
चिड़िया के बारे में भी बता दिया। अब आप क्या कह सकते हैं कि अब ये भी बता सकते हैं कि वो बोल रही है ना। अच्छा, पक्षी के बोलने को क्या कहा जाता है? कूज धातु से उसको दर्शाया जाता है। अब कूज धातु में क्या बोले, पक्षी एक बोल रहा है तो आप कहेंगे कि आम्र वृक्षे। अब पेड़ किसका है? हाँ, अच्छा, एक और वाक्य हमारा बन रहा है कि यह उद्यान में एक आम का वृक्ष है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आप क्या बनाएंगे उसका वाक्य? आप लिख सकते हैं कि उद्यान में, पहले आपने हिंदी में लिखिए सबसे पहले, उद्यान में एक आम। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए अपन उसकी क्वालिटी देख रहे हैं कि यहाँ पे आम लगे हुए हैं, तो आप इसको भी बता सकते हैं, आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है। ठीक है, अब इसको कैसे कहेंगे कि उद्यान में और पर का अर्थ कहां से आता है? सप्तमी विभक्ति से। तो हम कहेंगे उद्याने, उद्यान में एक। अब आम्र, आम्र शब्द कैसा हो रहा है हमारा? आम्र शब्द हो रहा है अकेला हमारा नपुंसकलिंग और वृक्ष उसमें लगा हुआ है, तो फिर वो हमारा कैसा बनेगा? पुल्लिंग। तो हम कहेंगे आम का वृक्ष, तो आप कहेंगे आम्रस्य। और अगर इसको हम पुल्लिंग में भी बनाते तब भी हमारा स्या ही लगता, क्योंकि तृतीया से लेके हमारे सप्तमी तक के तो बिल्कुल नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के एक जैसे ही चलते हैं। आम्रस्य वृक्षः और है, तो आप कहेंगे अस्ति। कि उद्यान में एक, अब एक लगाना है तो आप कहेंगे वृक्ष के लिए बता रहे हैं ना, तो आप कहेंगे एकः, क्योंकि वृक्ष कैसा है हमारा? पुल्लिंग। ठीक है, तो आप कहेंगे उद्याने एकः आम्रस्य वृक्षः अस्ति। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कह सकते हैं? फिर बता सकते हैं कि आम के वृक्ष के ऊपर चटका कूजती, चिड़िया बोलती है। चटका यानी चिड़िया, कूजती, कूज रही है। फिर वहीं पे आप बोल सकते हैं कि वृक्ष पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं, ये भी बता सकते हैं। देखिए अपने पास 5, भले ही हमें वाक्य कितने लिखने हैं? 5 लिखने हैं, लेकिन हम संभावनाएं इतनी सारी ढूंढ लें कि हमें 5 की जगह 10 हमें आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं? आम के वृक्ष पर क्या लगे हैं? बहुत सारे आम भी लगे हुए हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? आम के वृक्ष पर। तो या फिर वृक्ष ऊपरी, वृक्ष पर, है ना। अब आपको ये पता तो होगा भाई वृक्ष है, आम का वृक्ष है, तभी तो उसमें आम लगा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वृक्ष पर। तो फिर से देखेंगे हम वृक्ष में अपनी सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि वृक्ष एक है तो हम इसलिए एक वचन का रूप लगा रहे हैं। तो जैसे राम, राम ही बन जाता है, यानी राम में, राम पर, बालक में, बालक पर, तो यहाँ हो जाएगा वृक्ष पर, तो हो जाएगा वृक्षे बहुनी। अब बहुनी क्यों कहा? क्योंकि जो आम्र शब्द है, हमने क्या कहा कि वृक्ष हमारा पुल्लिंग होता है, लेकिन उसका पत्ती, उसके फूल, उसके फल, ये सब नपुंसकलिंग में पहुंच जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? आम्र शब्द हमारा क्या बन जाएगा? एक आम्र होता तो हम कहते आम्रम, 2 होते तो हम कह देते आम्रे, और बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे आम्राणी। क्या कहेंगे? आम्राणी। अब नी क्यों बता रहे हैं? नी क्यों लगा? नी फलम फले फलानी लगाते हैं, नी लगाते हैं, नी क्यों लगाया? क्योंकि हम हर बार ये चीज बता देते हैं कि जहां पर किसी भी वाक्य में र अगर है कहीं पर, तो जो आगे जुड़ने वाला ना होता है, प्रत्यय में जुड़ने वाला ना होता है, वो णा में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो यहां हो गया हमारा आम्राणी। आम्राणी। अब है, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो एक होता तो अस्ति, 2 हैं, 2 होते तो स्तः, और बहुत सारे हैं तो आप कहेंगे संति। तो आप क्या लिख देंगे? संति। अच्छा, अन्य बालक बालिका भी खेल रहे हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि अन्य उद्यान में अन्य बालक और बालिका भी खेल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं, अब पहले हिंदी में लिखिए, उद्यान में अन्य, ठीक है, आप कह सकते हैं अन्य बालक और बालिका भी खेल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बालक है और एक बालिका है,
ठीक है, एक बालक है एक बालिका, तो आप कहेंगे उद्यान में, तो जिसको आप क्या कहेंगे, उद्यान में मैं शब्द लगाना है तो बताइए क्या आएगा, उद्यान में। अगर मैं लगाना है तो फिर से सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो हम कहेंगे उद्याने, उद्यान में। अन्य, अब अन्य दूसरे है ना, यहाँ पे बालक और बालिका, अब यहाँ पे क्या हो गए, दो हो गए, स्त्रीलिंग भी है पुल्लिंग भी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे अन्य। अब यहाँ क्या लिख देंगे, अब द्विवचन का अन्य जो शब्द है वो भी अब हमारा कैसा आ जाएगा, अब हम इसको नपुंसकलिंग में बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे बालक भी है बालिका भी है, दोनों ही है। तो अब हम क्या करें इसको, अब इसको नपुंसकलिंग में अन्य को बना देंगे, तो हम कहेंगे उद्याने अन्य बालकः, बालक और बालिका है ना, तो हम कहेंगे बालकः बालिका च, बाल च बाद में लगा देते हैं, जैसे हम यहाँ पे और लगाते हैं बीच में, और संस्कृत में हम दोनों पदों के बीच में अगर और शब्द लगाना है तो बाद में उसके च लगा देते हैं। बालकः बालिका च अपि, अब भी शब्द किससे बनता है, अव्यय में हमने आपको बताया है अपि से, यानी भी, अपि, अपि। अब यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन दो है ना, तो यहाँ पे हमारी जो क्रिया आएगी वो कौन सी आएगी, प्रथम पुरुष की तो आएगी, क्योंकि बालक और बालिका है, मैं और तुम तो लिखे नहीं है, नहीं लिखे हैं, तो प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। और ये दो है तो प्रथम पुरुष में एक वचन ना कि द्विवचन वाली लगाएंगे, तो हमारा कैसा होता, पठती पठतः, तो खेलती खेलतः बन जाएगा, खेलतः। उद्याने अन्य बालकः बालिका च अपि खेलतः, वो भी खेल रहे हैं। फिर आप कह सकते हैं अत्र, यानी यहाँ पर। अब आपको क्या बताना है, कैसे फूल वाले पौधे भी हैं, तो आप कह सकते हैं अनेके, यानी अनेक पुष्प पादपाः, यानी फूल के पौधे शोभन्ते, शोभित हो रहे हैं। एक है, एक होता तो आप कहते शोभते, बहुत सारे दो होते तो आप कहते शोभेते, और बहुत सारे हैं तो शोभन्ते। यानी आत्मनेपद की क्रिया के अनुसार क्या बना दिया आपने, ते एते अन्ते। ठीक है, तो बहुत सारे हैं इसलिए हमने क्या दिया, अंते। तो आपने देखा कि अपन ने ना ही केवल 5 वाक्य, ना ही केवल 7 वाक्य, अपन ने कई वाक्य इसमें से बना लिए। तो भाई अपन को क्या करना है, तरीका सीखना है, क्योंकि अपने पास चित्र कैसा भी आ सकता है। हम आपको अलग अलग तरह के बताएंगे, विद्यालय का भी चित्र बता देंगे, उद्यान का भी बता देंगे, किस किस प्रकार के आ सकते हैं। तो 4-5 हम आपको चित्र वर्णन सिखा देंगे, लेकिन साथ साथ में हमारा सिखाने का जो हम सिखाना चाहते हैं वो आपको ये कि केवल आप इसी पे डिपेंड नहीं रहें कि मैडम जो 4 बता रही हैं उसी में से आ जाए, 5 बता रही हैं उसमें से, आपके सामने दुनिया का कोई भी चित्र आ जाए, आप उसको देख के वाक्य लिख पाए। हम आपको वो सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम एक और अपना नया चित्र लाएंगे। हम आपको इस अपना जो चित्र वर्णन का जो क्रम चल रहा है, इसमें आपको कम से कम 4 या 5 प्रकार के चित्रों को हम आपको समझाएंगे कि जिस लेवल के या जिस प्रकार के आपके आ सकते हैं। कुछ चित्र आपके हमने उसमें भी करवाए हैं, कहाँ पर, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी थे 3-4 चित्र, उनको भी हमने करवाया था। उसमें दीपावली का भी था, एक रक्षाबंधन का था, एक राष्ट्र सुरक्षा, देश की सैन्य सुरक्षा के बारे में भी था, उसमें परमाणु भी बने थे, हथियार बने थे, ये सारी चीज़ें ये भी करवाया था। तो उस प्रकार का भी हो जाएगा अपना, कई तरह के अपन कर लेंगे, जिससे कि भाई कैसा भी चित्र आए अपन कर पाए उसको। उसके पहले वेबसाइट के बारे में भी बताएं, जिससे पहले अपन आगे वाले पे बढ़े। तो हमारे आपको जो हमारे चैनल के जितने वीडियोस बनते जा रहे हैं, चाहे लिटरेचर के हों या ग्रामर के हों, पुस्तक, चाहे आपकी रुचिरा भाग 1 हो या अपने 6 से लेकर 10th, अपने किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब के पे तो मिलते ही हैं, साथ साथ में हमारी वेबसाइट पे भी आसानी से मिल सकते हैं। करना क्या है, आपको गूगल टैब पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगे। अब आप चाहिए, अब आपको जिस क्लास को देखना है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, जो क्लास देखना है उस पर कीजिए क्लिक, वही पेज आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्लास 8th सिलेक्ट किया ना, तो आपको 8th क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट पूरी सामने आ जाएगी। अब आपको जो सब्जेक्ट देखना है उस पर जाइए। मान लीजिए आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर में कितने कितने वीडियोस बने हुए हैं। मान लीजिए चैप्टर 1 है तो उसमें जो 3 लेक्चर्स हैं अपने, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 3 लेक्चर्स की लिस्ट दिखेगी। पूरी लंबी लिस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले एक पार्ट को पढ़ रहे हैं तो एक ही पार्ट से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे।
है ना। 15 पाठ, 15वें पाठ का अभ्यास पढ़ना है तो आप चैप्टर 15 करेंगे तो चैप्टर 15 के जो जितने टॉपिक हमने बनाए होंगे 3 या 4 वो ही आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि लंबी प्लेलिस्ट में ढूंढते ढूंढते आप थक जाए। मान लीजिए आपने पहला वीडियो सिलेक्ट किया चैप्टर 1 का, तो चैप्टर 1 का लीजिए 1.1 का आपका शुरू हो गया, वीडियो मिल गया यहीं पे। नेक्स्ट पे चले जाइए इसी यहीं से कि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 इसी पे नेक्स्ट में आ जाएंगे। इस तरह से भाई क्या है, टॉपिक वाइज किसी चीज़ को सर्च करना है तो प्लेलिस्ट में ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है और कई बार चीज़ें होते हुए भी हमें नहीं पता चल पाती कि हमने क्या क्या आपके सिलेबस में करवा दिया है और क्या नहीं करवाया है। तो वेबसाइट के माध्यम से पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चित्र के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।